In our last class we have finished with, as far as I remember, कि सर ड्यूटीज ऑफ बेलर, मैंने आपको क्या बताया था कि सर क्रॉस कनेक्शन बनता है एक, ड्यूटीज ऑफ बेलर आर इक्वलेंट टू राइट्स ऑफ बेली। ठीक है, क्योंकि जो ड्यूटीज का काम करना है वो राइट्स है बेली के, प्लस कुछ एडिशनल होंगी, और ड्यूटीज ऑफ बेली आर राइट्स ऑफ बेलर प्लस कुछ एडिशनल होंगी। तो अपन ने जब लास्ट क्लास में ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ा था, तो उसके बाद में अपने को क्या पढ़ना चाहिए कि सर राइट्स ऑफ बेली पढ़ना चाहिए आइडियली। तो आओ वहां पर चलते। ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या क्या है? तो यदि टू डिस्क्लोज फॉल्स इन द गुड्स बेल्ड, और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अलग अलग ट्यून के लिए रिगार्डिंग दी ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ठीक है सर। और ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस, कि सर ग्रेशियस में तो सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे बेलर को, और नॉन ग्रेशियस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेयर विद करेगा वो। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, केवल ग्रेशियस बिलमेंट के केस में जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन यदि कर दिया गया है, जो चीज दी थी वो समय से पहले वापस मंगा ली गई है, उसके कारण सामने वाली पार्टी को प्रॉफिट से ज्यादा जो लॉस हो गए हैं, ठीक है, वो सब रिम्बर्स करने पड़ेंगे। और जब बेली आपको गुड्स वापस देवे तो उसको रिसीव बैक करने का है, और यदि सही टाइमली रिसीव बैक नहीं किया तो कंपनसेशन पे करने का है उसके लिए। सर यदि बेलर एंटाइटल्ड नहीं था बेलमेंट करने के लिए, जो गुड्स उसने बेली को दिया उसके लिए एंटाइटलमेंट नहीं था, और फिर भी उसने वो गुड्स बेली को दिया, इस कारण बेली को कोई नुकसान फेस करना पड़ा, मान लो ये उसका ओनर था ही नहीं, या इसको राइट्स ही नहीं थे वो गुड्स को बेलमेंट करने का, तो भी उसने बेलमेंट करके बेली को दे दिया, इस कारण जब ओरिजिनल मालिक को पता पड़ा इस पे 2 लाख रुपए का नुकसान का केस ठोक दिया, तो सर उसके लिए ये इसको इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है, ये सब अपन ने ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ ली। अब सीधा आ जाओ राइट्स ऑफ बेली की तरफ। ठीक है, तो राइट्स ऑफ बेली में ड्यूटीज ऑफ बेलर इज इक्वल टू राइट्स ऑफ बेली, ठीक है, प्लस सम एडिशनल राइट्स। एडिशनल वाले पढ़ लेते हैं अपन। पहला है राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। अपन ने पढ़ा है ना, जॉइंट प्रोमिसर्स वाली सिचुएशन आती है ना, ए बी सी ने मिलके एक्स को वादा किया है, सर ऐसी सिचुएशन बिलमेंट में भी समझ लो कि सर ए बी और सी जॉइंट बेलर्स हैं, ए बी और सी जॉइंट बेलर्स हैं, इन्होंने इन्होंने मिस्टर एक्स को जॉइंटली ये गुड्स बेल किए हैं। तो सर अब मिस्टर एक्स का क्या राइट है? राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, ये किसी एक को भी जाके गुड्स रिटर्न कर सकता है जब बेलमेंट का पर्पस पूरा हो गया है, तो ये किसी एक को भी जाके गुड्स रिटर्न कर सकता है। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। ऐसा नहीं है कि तीनों जब एक जगह इकट्ठे होंगे तभी गुड्स वापस कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, किसी भी एक को जाके गुड्स रिटर्न कर सकता है जॉइंट वेलर्स को। पहला राइट, ठीक है। राइट टू इंडेमनिटी, बेली का अगला राइट क्या है? राइट टू इंडेमनिटी। पढ़ना भाई दक्ष अग्रवाल फर्स्ट पॉइंट को। Right to indemnity, Section 166. Bailey entitled to indemnification by bailer for the loss arising due to the reasons that bailer wasn't entitled to make. Bailment received back or goods given the direction in that respect. देखो इसको एक बार वापस पढ़ते हैं। बेली इज एंटाइटल्ड टू इंडेमनिफिकेशन बाय बेलर फॉर लॉस अराइजिंग ड्यू टू रीजंस। इन 2-3 रीजंस में से कोई भी एक रीजन से बेली को लॉस हो रहा है, ठीक है। कैसे? दैट बेलर वाजंट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट, ये तो अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया कि सर बेलर बेली को गुड्स देने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं था, फिर भी उसने दे दिया, जिसके कारण बेली को नुकसान हुआ, तो बेली इससे इंडेमनिफिकेशन मांग सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, रिसीव बैक द गुड्स। सर बेली गुड्स को रिटर्न कर रहा है लेकिन बेलर उनको रिसीव बैक ही नहीं कर रहा है, इसके कारण इसके डैमेजेस लग रहे हैं, डैमरेज चार्जेस लग रहे हैं। डैमरेज चार्जेस मतलब एक तरीके से वो आपके ट्रक वहां पर खड़ा रह गया, उसने 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया मांग लिया क्योंकि इसने
ट्रक का माल रिसीव नहीं किया, ठीक है, गिव डायरेक्शंस इन दैट रेस्पेक्ट। सर अब जब काम पर्पस बेलमेंट का पूरा हो गया तो गुड्स या तो रिटर्न बैक होंगे या फिर इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं रहा है कि उन गुड्स के साथ में क्या करना है। तो सर इनमें से किसी भी कारण बेली को के ऊपर कोई आंच आती है, कोई वो तकलीफ आती है, तो उसके लिए वो बेली बेलर से इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकता है। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। ये वीडियोस ऑफ क्यों हो गए भाई? एंसल फर्नांडिस हाँ सर। लेट क्यों आता है? हम्म। अरे सर वो वाईफाई कुछ हो गया था बीच अच्छा, लाईफाई तो नहीं कर रहा है? लाईफाई। में। अरे सर क्यों? ठीक है, चलिए। सुहान गोयल, श्रुति, श्रुति ने तो श्रेया बियानी, तवेश, अपने अपने वीडियोस ऑन करो। चलो भाई नेक्स्ट। If Baylor has no title to goods and Bailey delivers them in good faith back to as per the directions of Baylor, Bailey shall not be responsible to owner for such delivery. देखो, मान लो हमारे एंसिल फर्नांडिस के पास में, मान लो हमारे एंसिल के पास में एक साइकिल थी, ठीक है, साइकिल इसकी खुद की नहीं थी, ये खुद अपने फ्रेंड से मांग के लाया था, खुद चलाने के लिए लाया था, लेकिन इसने एंसल ने क्या किया? एंसल ने वही साइकिल मिदुस को चलाने के लिए दे दी, बेलमेंट हो गया फर्दर। अरे बाप रे, ये खुद किसी और से मांग के लाया है और वही साइकिल इसने मिदुष को चलाने के लिए दे दी। ठीक है सर, क्या ये एंटाइटल्ड था ऐसा काम करने को? नहीं सर, ओनर तो था नहीं ना, इसको परमिशन थी आगे देने की, तो एंटाइटल्ड तो था नहीं। सर बेलर हैज नो टाइटल टू गुड्स, उस गुड्स उसका था ही नहीं, लेकिन बेली डिलीवर्स देम इन गुड फेथ बैक टू या एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। ठीक है, चलो थोड़ी सी सिचुएशन में चेंज करता हूँ। मान लो एंसल उस साइकिल को चोरी करके लाया, ठीक है, एंसल ऐसा कर मत देना, मेरा एग्जांपल बस सुनाने के लिए है। तो एंसल साइकिल चोरी करके लाया और उसने मिदुष को यूं ही चलाने के लिए दे दी। अब मिदुष को तो पता नहीं था कि वह साइकिल चोरी की है, तो मिदुष ने उस साइकिल को वापस एंसल को यदि लौटा दिया, तो साइकिल का जो ओरिजिनल ओनर है, सही में ओनर है, क्या वो मिदुष को के ऊपर केस ठोकेगा? यस सर, कि देखो इसने मेरी साइकिल जो है उसके साथ में मना करने के बावजूद दिया, ऐसे भी लौटा दिया। तो फिर मिदुष can ask for indemnification from this person. Midush will not be responsible basically, क्या? Bailey shall not be responsible to the owner for such delivery. उसने तो इससे ली थी, वो इसी को वापस लौटा रहा है, ठीक है। ओनर ने, ओनर इसके ऊपर ये नहीं बोल सकता कि भाई ये मेरी साइकिल है, तू डिसाइड कर, तू इसे मेरे को लौटा। नहीं नहीं नहीं, मिदुश विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर फॉर सच डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो कि इसको एंसल को वो था ही नहीं, राइट ही नहीं था इसको देने का, तो भी इसको लौटा सकता है, उससे ओनर इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। मिदुष विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल टू दी ओरिजिनल ओनर, ठीक है, फॉर सच अ डिलीवरी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पढ़ भाई। Bailey can also claim all the necessary expenses incurred by him for the purpose of gracious bailment indemnification of the same. देखो, हमारे ऋचा जी ने अपनी ऋचा जी ने अपनी एक कार है, वो अपनी फ्रेंड को ऐसे ही चलाने के लिए दे दी। प्रिशा जी आज क्लास में आई ही नहीं, प्रिशा जी आज क्लास में आए ही नहीं, ठीक है। तो हमारे ऋचा ने प्रिशा जी को वो कार ऐसे ही चलाने के लिए दे दी, तो कैसा बेलमेंट हुआ कि सर ग्रेशियस बेलमेंट हुआ। अब मान लो वो गाड़ी बीच में धचका मारने लग गई और प्रिशा उसको आउट ऑफ स्टेट लेके चली गई थी, मतलब महाराष्ट्र से आसपास के दूसरे स्टेट्स में लेके चली गई, तो सर वहां उसको एक कार रिपेयर करानी पड़ी, पेट्रोल डलाना पड़ा, कार रिपेयर करानी पड़ी। तो सर अपन ने पढ़ा है ना, सारे के सारे जो भी खर्चे हुए हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, ग्रेशियस बिलमेंट है तो सारे प्रिशा रिचा से वसूल सकती है ना। ग्रेशियस में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि सर चाहे नॉर्मल एक्सपेंसेस हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो,
दोनों के दोनों वसूले जा सकते हैं, पढ़ा है ना भाई? यस सर। तो एक मिनट, ये अपन ने देखो, ग्रेशियस बेलमेंट में ऑल एक्सपेंसेस ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सब ड्यूटी टू पे या रिम्बर्स होता है, बेलर की ड्यूटी होती है। तो बेली का राइट है या नहीं है? हाँ सर, बेली का राइट है वो रिसीव बैक करने का। तो सर जो भी उसका खर्चा हुआ है बेली का, प्रिशा का, वो उसके लिए रिचा से इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकती है। यदि ये नहीं दे रही है तो इसका ऑटोमेटिक प्रिशा का इंडेमनिफिकेशन है कि वो इससे ले सकती है, ठीक है? क्योंकि इंडेमनिफिकेशन उसकी ड्यूटी है, उसको देना है, क्योंकि ग्रेशियस बेलमेंट है, इसका राइट है इसको लेना है, तो इस राइट के लिए ये इससे वापस इंडेमनिफिकेशन रिसीव कर सकती है। नेक्स्ट, Bailey can also claim all the necessary expenses incurred by him for the purpose of gracious bailment. For the purpose of gracious bailment. And हाँ, ये तो पढ़ लिया था अपन। Next, right to claim compensation in case of faulty goods. बेली का राइट क्या होता है कि सर, अरे वही ऊपर जो पढ़ा है कि सर ग्रेशियस बेलमेंट है तो बेलर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स, उसके लिए इंडेमनिफिकेशन बेली को मिलेगा, वो वसूल सकता है। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो बेलर लायबल फॉर ऑल द फॉल्ट्स वेदर दे आर नोन और अननोन, बिकॉज उसको क्या देखना होता है, गुड्स आर प्रैक्टिकली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर, गुड्स आर प्रैक्टिकली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बेल्ड, ठीक है? तो सर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, वो सारे बेली रिसीव कर सकते हैं ना, गाड़ी चलाने के लिए ली थी किराए पे, नॉन ग्रेशियस, ठीक है? और उसमें गाड़ी में बहुत सारे फॉल्ट्स निकल गए वगैरह वगैरह, तो उन सब के लिए कंपनसेशन डिमांड कर सकता है, चाहे वो नोन फॉल्ट थी या अननोन फॉल्ट थी। बात बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट, तो उसी को यार है ना, जो सिक्के का ये पहलू जो पहले पढ़ा हुआ था उसी को पलट के बेली की साइड से बता रहे हैं बस। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस है ग्रेशियस में तो सारे एक्सपेंसेस, नॉन ग्रेशियस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको एक बार पढ़ना दक्ष अग्रवाल। If the goods bailed are claimed by any person other than the bailer, bailee may apply to the court to stop its delivery and to decide the title of the goods. ठीक है, मान लो हमारे कविश ने, मान लो हमारे कविश ने अपने मित्र देवांश को एक ऐसी साइकिल पकड़ा दी जो इसकी थी नहीं, मान लो कोई चोरी वोरी की थी, ठीक है? किसकी गाड़ी थी सर? वो सुहान गोयल की साइकिल थी। कविश ने उसको वहां से उठाया और देवांश को दे दिया बेलमेंट पे, ठीक है सर? अब क्या हुआ, सुहान गोयल को देवांश अपनी साइकिल पे जाता हुआ दिखा, तो सर इसको बुरा लगा। यस सर। तो उसने साइकिल अपनी डिमांड करी देवांश से, देख ये मेरी साइकिल है, थोड़े टाइम पहले चोरी हो गई थी, तो तू उसे मेरे को लौटा दे। अब देवांश वॉज इन अ फिक्स बिकॉज सुहान गोयल झूठ बोले ऐसा लड़का था नहीं, और कविश ने ये जो उसको साइकिल दी, इसे तो देवांश को तो, कविश को ही तो रिटर्न बैक करनी थी जब पर्पस पूरा हो जाता। तो ये तो फिक्स में आ गया, कंफ्यूज हो गया, क्या करूं? तो सर बेली का एक और राइट होता है कि वो कोर्ट में अप्लाई कर देवे, कि वो कोर्ट में अप्लाई कर देवे किस चीज के लिए? बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, की सर कोर्ट आप डिसाइड कीजिए मैं इस चीज को वापस कविश को दूं या फिर जो जो क्लेम कर रहा है उसकी ओनरशिप सुहान गोयल उसको दूं। इसके पास देवांश यानी कि बेली के पास में राइट होता है, यदि ओनरशिप को लेके या करेक्ट टाइटल को लेके कोई कंफ्यूजन है तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, देखो डिसाइड करो इसके पास में क्या, ठीक है? तो वो अब किसको माल वापस करना है इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, आ गया पॉइंट समझ में? बोलो यस और नो। पॉइंट समझ में आ गया क्या? ऋचा, कनव, मिदुष, श्रेया बियानी, श्रुति, एंसल, दक्ष अग्रवाल, पॉइंट समझ आ गया क्या बेटा? एंसल फर्नांडिस बाल कटाने के पैसे भी दे के आता है, पूरे भी नहीं कटा के आता है। क्या ही है, तेरा आधे हाथ है ना,
तेरे हाथ आधे टाइम बालों में ही चलते रहते हैं, तो उससे तेरा है ना अटेंशन लूज होता है, जो दिमाग में बात घुसनी चाहिए वहां पर उंगलियां ही चलती रहती हैं, ठीक है, दूसरी विचार ही चलते रहते हैं, अटेंशन लूज होता है। तू 1 mm के बाल करा लेना, आपकी जाए ना हेयर कटर के पास में, हेयर ड्रेसर में 1 mm के बाल करा लेना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, राइट ऑफ लियन। सर लियन क्या होता है? इट इज अ राइट टू रिटेन द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स विद वन सेल्फ, जो कि किसी और के उस गुड्स का फिजिकल पोजेशन हम अपने पास में रख सकते हैं टिल द टाइम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिसीव्ड। जैसे कि सर मान लो हमारे कनव जी को कोई धंधा स्टार्ट करना था, कनव जी को धंधा स्टार्ट करना था, तो बैंक के पास में लोन के लिए गए। बैंक ने कहा लोन तो हम दे देंगे, गिरवी क्या रखोगे? उसने कहा ये लो मेरी बाइक, ठीक है, बाइक अपनी गिरवी रखा दी, क्योंकि पता था, लग रहा था कि ये धंधा जो मैं लोन लेके चालू करूंगा ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सर ये बाइक जो है ये बैंक के पास में लियन जैसे पड़ी है या नहीं पड़ी है? बिल्कुल, जब तक कि ये बैंक का लोन नहीं चुका देता, वो उस बाइक का फिजिकल पोजेशन जो है वो बैंक के पास में रहेगा, ठीक है सर। सो राइट टू रिटेन द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर टिल द टाइम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिसीव, जब तक कि अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता तब तक उन गुड्स का बेली, बैंक क्या हुआ? बेली हुआ ना, बेलर से बेली को कोई चीज फॉर अ पर्पज मिली। यहाँ पर पर्पज क्या है सर? यहाँ पर पर्पज है सेफ या सिक्योरिटी, पर्पज ऑफ गिविंग सिक्योरिटी। ये बाइक जो है बैंक के पास में रखाई गई है ना, तो इस चीज को क्या बोलेंगे अपन? प्लेज बोलेंगे, ठीक है। आगे जाके प्लेज का टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो जहां पर एक चीज दूसरे के पास में एज अ सिक्योरिटी पर्पज रखाई गई है, तो सर वो प्लेज कहलाता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट टॉपिक। तो सर राइट ऑफ लियन है, ठीक है, जिसके पास में भी उस गुड्स का फिजिकल पोजेशन है उसको बनाए रखने का है टिल द टाइम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिसीव, जब तक कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता। सेकंड, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन, ठीक है। देखो जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन को ऐसे समझो कि है ना, मान लो आज ये मिदुष क्या जज शाह भी छुट्टी मार गया, बहुत बढ़िया। जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन को ऐसे समझो, हमारी श्रुति ने कई बार वो शादी में जाने से पहले ड्रेसेस स्टिच कराते हैं ना, हाँ भाई एकदम टेलर मेड ड्रेस चाहिए, तो श्रुति ने इसके जो जान पहचान का टेलर था उसके पास में अपना कपड़ा दिया सिलने के लिए। टेलर ने उस पे अपना सर्विसेज अप्लाई करी, टेलर ने उस पे अपनी सर्विसेज अप्लाई करी और उस कपड़े में से ड्रेस सिल दी इसके लिए, ठीक है सर। अब टेलर उस कपड़े पे जो ड्रेस बन चुका है उस पे लियन एक्सरसाइज कर सकता है ना? ये सर, जब तक कि श्रुति इसको इसका पैसा नहीं दे देवे, ये सर कर सकता है। सर श्रुति ने जिस चीज पे काम कराया उसी के अगेंस्ट, मतलब पैसा बाकी है, उसी को ड्रेस को रोक सकता है, और तो ये कहलाता है राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। लियन दो तरीके का होता है, एक तो जनरल लियन और एक होता है पर्टिकुलर लियन। जिस चीज के ऊपर काम हुआ है या जिस चीज को गिरवी रख के पैसा लिया है उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए वो ही वाला माल जो है उसको अपने पास में दबा के रखा जा सकता है। पर्टिकुलरली वही थिंग, वही चीज जिसके लिए काम हुआ या जिसके अगेंस्ट पैसा दिया गया उसको दबा के रखना लियन, जैसे पर्टिकुलर लियन कहलाता है, उसी चीज जिसके अगेंस्ट ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, पर्टिकुलर लियन तो समझ में आ गया। जनरल लियन की सिचुएशन ऐसी है, मान लो यही श्रुति है यही टेलर है, सर पहला एक कपड़ा सिलने के लिए दिया 350 रुपए का, दूसरा कपड़ा सिलने के लिए दिया सिलाई चार्जेस 250 रुपए के, तीसरा एक कपड़ा सिलने के लिए दिया उसके 300 रुपए के चार्जेस लिए, सर चौथा एक और कपड़ा श्रुति ने टेलर को सिलने के लिए दिया उसके लिए टेलर के 275 रुपीज बाकी हैं, ठीक है सर। अब सर टेलर के सेकंड इसके स्टिचिंग के 250 रुपए बाकी हैं, ठीक है,
और उसके लिए टेलर ने है ना ये कपड़ा जो 250 रुपए के अगेंस्ट सिला था वो तो वापस दे दिया, तो ये पर्टिकुलर लियन तो खत्म हो गया इसका। सर ये चौथा नंबर कपड़े का स्टिच किए हुए को अपने पास दबा के रख लेता है कि जब तक दूसरे नंबर का 250 रुपए नहीं मिलेगा जो मैंने सिलाई करके दिए, तब तक मैं इसको भी नहीं दूंगा। राइट ऑफ जनरल लियन। तो जनरल लियन में ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज के अगेंस्ट सर्विसेज दी गई हैं वो कपड़ा जो सिला गया उसके अगेंस्ट नहीं, दूसरे के अगेंस्ट भी लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। जिस चीज के अगेंस्ट सर्विसेज दी गई है, जिसके अगेंस्ट लोन लिया गया है, ये जरूरी नहीं है उसकी एवज में कोई दूसरे को भी, दूसरी चीज को भी गिरवी, जैसे जो आपकी मेरे पास में आई है उसको मतलब रख सकते हैं अपने पास में। ये राइट ऑफ जनरल लियन है। क्या जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन समझ में आया आप लोगों को? जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन समझ में आया क्या एवरीवन? यस सर। पर्टिकुलर जिस चीज पे काम हुआ है उसी चीज को रखना है, जिस चीज के अगेंस्ट पैसा दिया है उसी चीज को रखना है। पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन आपकी तीन चीजें, मैं किसी के अगेंस्ट किसी को भी रोक ले रहा हूँ तो ये राइट ऑफ जनरल लियन। सर क्या जनरल लियन सारे लोगों को अवेलेबल रहता है? नहीं सर, बेसिकली आंसर इज नो। बैंकर्स और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनको राइट ऑफ जनरल लियन मिलता है। उनसे किसी ने भी, मान लो आईसीआईसीआई बैंक से, श्रुति ने 4 अलग अलग लोन ले रखे हैं, सिक्योरिटी इसके पीछे आई हुई है, इसके पीछे गारंटर आए हुए हैं, तो इस वाले लोन के पीछे इसने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है लोन में कि तेरी कोई भी और भी चीज मेरे पास में हुई तो मैं वो भी गिरवी रख सकती हूँ, भले ही वो उस लोन अमाउंट के अगेंस्ट नहीं तूने गिरवी रखी हो, तो भी मैं रख उस पे अपना राइट ऑफ लियन। तो क्या डाल रहे हैं बैंकर्स? राइट ऑफ जनरल लियन अपने लोन गिविंग एग्रीमेंट्स में डालना है। क्या ये बात समझ में आ गई? सर जनरल लियन सबको नहीं मिलता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही मिलता है। ज्यादा डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, आइए पढ़ते हैं राइट ऑफ लियन। दक्ष अग्रवाल। Yes, sir. So particularly लियन पढ़ू ना? हाँ राइट ऑफ लियन, लियन इससे पढ़ लेना, क्या प्रॉब्लम है? Lien equals to right to retain physical possession of goods belonging to another till the time outstanding amount is received. हाँ Whereas particularly lien for the payment of services, section 170, only those particular goods can be retained payment on whose behalf an outstanding or dues. Example, a tailor can keep the stitched shirt with him until his stitching charges are paid. ठीक है, And उसी right शर्ट को to दबा के रख सकता है जिसके अगेंस्ट स्टिचिंग चार्जेस बाकी हैं। ये तो पर्टिकुलर लियन हो गया। नेक्स्ट। General Lien, Section 171, right to retain any goods for any amount outstanding from a person. General Lien can be exercised even if no work done regarding those goods. इवन इफ वापस पढ़ना, इवन इफ नो वर्क डन रिगार्डिंग दोस गुड्स। ठीक है। राइट टू रिटेन एनी गुड्स फॉर एनी अमाउंट, कोई भी गुड्स किसी भी अमाउंट के लिए, ठीक है, तो वो राइट ऑफ जनरल लियन होता है। राइट ऑफ जनरल लियन जनरली सबको नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों को मिलता है, जैसे बैंकर्स हुए, वार फिंगर्स हुए। वार फिंगर्स कौन होते हैं मैं आपको, अपन तब बहुत बड़ी टर्म नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब डिस्कस करेंगे तब उसके साथ में मैं ये भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। तो जनरल लियन और, अच्छा यहाँ भी आ जाएगा, देखो ये बार फिंगर्स आ गए। चलो, तो जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में कभी कभार डिफरेंसेस आ जाता है, आइए पढ़ते हैं जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, इन द सेंस कि डिफरेंस क्या है ना, इजी है। चलिए पढ़ भाई, पहला डिफरेंस, बेसिस इज मीनिंग। Meaning, in General Lien, right to keep possession of goods belonging to other against general balance of account. Whereas in particular lien, right of the bailee to retain specific goods bailed for non-payment of amount. तो फर्क क्या आया कि सर पर्टिकुलर लियन स्पेसिफिक गुड्स जिनके रिलेशन में काम हुआ है या जो गिरवी रखी गई उन पे, जबकि ये तो सर कोई के अगेंस्ट कुछ भी। नेक्स्ट, डायरेक्टली एप्लीकेबल। सर इट इज ऑटोमेटिक, जब एक चीज को लोन के पीछे एक ही चीज गिरवी रखी हुई है तो वो ऑटोमेटिक तरीके से सब पता पड़ जाएगा ना, हाँ सर क्या है। जबकि जनरल लियन में क्या है पढ़ने का? In general lien, it is not automatic, but it is recognized through an agreement. It is exercised by the bailee only by name. ठीक है, ये इट इज एक्सरसाइज बाय द बेली ओनली बाय नेम इज अ सेपरेट थिंग, इसमें इतना ध्यान नहीं। जनरल लियन ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये तुमको अपने एग्रीमेंट्स में लिखवाना पड़ता है बैंक को
कि भाई इसके कोई भी दूसरा लोन हुआ तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ लियन भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, जो दूसरे लोन के अगेंस्ट गिरवी रखी हुई चीज है वो भी मैं इस वाले लोन के अगेंस्ट कर सकता हूँ। When can the right be exercised? जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? पहले पर्टिकुलर लियन पर। In particular, Rehan, it comes into play only when some labor or skills is involved, has been expended on the goods, resulting in an increase in the value of goods. जनरली सर, जब किसी टेलर ने आपके कपड़े से शर्ट सिल के दिए तो उसने कोई आप पे वो एक्सरसाइज करी है, कोई चीज, क्या नाम है, अपनी लेबर या स्किल्स एक्सरसाइज करी है। जब किसी गोल्डस्मिथ को आपने गोल्ड दिया, उसने बहुत धीमे धीमे बैठ के उसमें कारीगरी करके उसका गहना बनाया है सर, तब तो सर वो वही वाला गोल्ड का पीस नेकलेस रोक सकते हैं जिसका गोल्ड आपने, जिसके रिलेशन में गोल्ड आपने उनको दिया था। ठीक है सर, तो जनरली एक बात है कि सर ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल इज इन्वॉल्व, उस तब उस जनरली पर्टिकुलर लियन देखने मिलता है। कभी कभार क्या सर, मान लो कोई चीज गिरवी रखाई है तो उसके अगेंस्ट भी तो एक पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट एक ही चीज गिरवी रखाई हुई है, तो सर वहां पर, इसलिए मैं वर्ड जनरली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पर भी आप पर्टिकुलर लियन यूज कर सकते हो। जबकि जनरल लियन का क्या मतलब होता है? इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट और लेबर ऑफ स्किल। सर मान लो टेलर ने कपड़ा नंबर 2 का पैसा बाकी है उसको देना, लेकिन उसके बदले में उसने कपड़ा नंबर 4 दबा के रख लिया कि पेमेंट दो दूसरे का अभी नहीं मिला है भाई, तो सर ये तो फिर जनरल लियन हो गया। सो इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल्स। सर दो वाले जिसके लोन के अगेंस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट थोड़ी ना लेबर स्किल अप्लाई करी हुई है 4 में। तो चार जो है अपना 2 के लिए चौथा गुड्स अपने पास दबा के रख लिया है। ठीक है, तो हु कैन एक्सरसाइज द राइट? सर बेल, पर्टिकुलर लियन का राइट बेली को मिलता है, फाइंडर ऑफ गुड्स को मिलता है। अंगूठी पड़ी भी मिली, रास्ते से जा रहा था। ठीक है, तो पर्टिकुलर लियन उसी अंगूठी की को अपने पास दबा के रख सकता है, अपने जो पैसे उसने अंगूठी के मालिक को ढूंढने में, सेफ कस्टडी में वगैरह इन सब में खर्चा उसके लिए। सर बेली, प्लेजी, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ लिया, बेली, प्लेजी, इन सबको मिल जाते हैं पर्टिकुलर लियन का गुड्स। ओके सर, अनपेड सेलर को भी पर्टिकुलर लियन का गुड्स मिलता है। सर क्या होता है, थोड़ी सी बात समझना। सेलर, बायर, ठीक है सर, सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे दी, बेच दिया। बायर बोला सर मैंने आपसे माल खरीद लिया, मुझे अभी पूरा दिन और लगेगा, मैं बाहर शहर बाहर गांव से आया हूँ, मुझे अभी आपके शहर में घूम के और परचेजिंग करनी है अपने धंधे के हिसाब से, तो मैंने आपसे जो गुड्स लिया है वो आप भी के पास रख लो ना यार। ठीक है, तो जब मैं जाऊंगा तब लेते हुए जाऊंगा। ऐसा बहुत बार होता है ना, पूरी दुकान पूरे ये अपने पूरे मुंबई में कहीं पर तो लेके थोड़ी ना घूम सकता हूँ माल, जब जा रहा हूँ तब आपकी दुकान से मेरा माल उठा लूंगा। तो सर सेलर ने ओनरशिप बायर को दे दी, लेकिन पोजेशन अभी तक सेलर के पास में ही है या नहीं है? यस सर, पोजेशन उन गुड्स का सेलर के पास में पड़ा है। तो सर सेलर बेली की सिचुएशन में आ गए या नहीं आ गए बताइए? गुड्स का ओनरशिप नहीं है पर पोजेशन है, फॉर सम पर्पस। क्या पर्पस? फॉर सेफ कस्टडी ऑफ दोस गुड्स, दैट व्हेन द बायर विल रिटर्न द गुड्स विल बी रिटर्न बैक टू, है ना? तो कई बार सेलर भी बेली की सिचुएशन में आ जाता है। तो सर अनपेड सेलर है, किसी कारणवश, कोई भी कारण से सेलर ने बायर को अभी तक ओनरशिप तो दे दी, लेकिन पोजेशन गुड्स का अभी तक सेलर के पास में ही पड़ा हुआ है। ठीक है सर, तो सर ऐसा भी हो सकता है पोजेशन गुड्स का अभी तक सेलर के पास में पड़ा हुआ है, तो सर अभी तक पैसा नहीं आया, तो ये सेलर कैसा है कि सर अनपेड सेलर है। तो अनपेड सेलर अपना वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है पर्टिकुलर लियन का। अनपेड सेलर अपना राइट टू पर्टिकुलर लियन। सर कौन कौन? सर बेली, प्लेजी, फाइंडर ऑफ गुड्स, जब तक इससे रिलेटेड पैसा नहीं मिल रहा था हम वापस नहीं करेंगे। अनपेड सेलर, एजेंट। सर एजेंट को कोई काम दिया गया किसी गुड्स के लिए, तो वो उसी गुड्स पे अपना राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं और कोई गुड्स पे नहीं।
पार्टनर भी उसी पार्टनरशिप फॉर्म में उसी गुड्स पे अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी ऐसी कोई बातें हो तो दीज ऑल आर एंटाइटल्ड टू पर्टिकुलर लियन, एक जो चीज दी है उसी के ऊपर लियन। जबकि जनरल लियन सर किस किस को अवेलेबल होता है, बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स। सर ये याद कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा अपने को अभी समझने का नहीं है। बैंकर्स, वारफिंगर्स, यदि अपन बात करें तो कोई शिप से रिलेटेड कोई बात होनी चाहिए, ठीक है। ये घोटने का है बैंकर्स को, फैक्टर्स को। फैक्टर्स कौन होते हैं रे? हु आर फैक्टर्स? फैक्टर्स कौन होते हैं सर? फैक्टराइजेशन करके एक चीज होती है सर, एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि सर मान लो एंसल के पास में एक ऐसा किसी ने प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है, फॉर एग्जांपल कि एंसल को मैं आज से 3 महीने बाद 1,000 रुपये पे करूंगा करूंगी। पर एंसल को आज ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो एंसल एक फैक्टर के पास में चला गया जो कि फैक्टराइजेशन करता है। उस फैक्टर ने क्या किया, 100 रुपए में से 1,000 रुपए में से 100 रुपए अपने लिए रख के 900 रुपए एंसल को अभी दे दिए कि दे 100 रुपए जब मैं रिडीम कराने जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा, मेरे को भी 100 रुपए की कमाई हो जाएगी, 1,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस जहां पर ये एक तो ये प्लस ऐसी चीजों की अकाउंटिंग करते हैं वो फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो अभी। सर बैंकर्स हैं, फैक्टर्स हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स हैं, ये सब जनरल लियन को, आप तो बैंकर मेन ध्यान रखना, ठीक है। ये सब जनरल लियन को एंटाइटल्ड होते हैं। कोई भी चीज जो उनके पास में है वो आपकी किसी भी चीज के अगेंस्ट वो उसके ऊपर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं यदि एग्रीमेंट में डाला है तो। जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन का डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर आ गया। अब अपना अच्छा ये तो कर लिया अपने ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली। अब अपन ड्यूटीज ऑफ बेली करते हैं, उसके बाद में राइट्स ऑफ बेलर करेंगे, ठीक है जी। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लीजिए।